बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के प्लान बी के हवाले से। अब JUIF जो है वो प्लान बी पे मतलब इस वक्त अमल कर रही है। प्लान ए इख्तिताम पजीर हो गया, आया नाकाम हुआ या फिर प्लान बी की वजह से इसे ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल सिंध में तकरीबन 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे धरना मौजूद है, यानी रोड्स को ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है, जिसमें से एक मकाम हब रिवर रोड है जो कि सिंध और बलूचिस्तान का एक कनेक्टिंग रोड है। इस रोड को ब्लॉक किया गया है, इस पे धरना लगाया गया है और नॉर्दर्न बाईपास पे भी धरना मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि जो एम्बुलेंसेज हैं या ऐसे लोग जो किसी एमरजेंसी की वजह से जा रहे हैं, एक कतार गाड़ियों की छोड़ दी गई है। जो एमरजेंसी में लोग जा रहे हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम अपडेट लेना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात कुरैशी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी शुजात, मुझे बताइएगा क्या पोजीशन है इस वक्त हब रिवर रोड का जो धरना है उसकी क्या पोजीशन है और किस तरीके से ये जो ब्लॉकेड है इसे मैनेज किया जा रहा है? जी, गाड़ी है काफी मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं JUIF के कारकुनान, और ये हब रिवर मेन रोड पर बैठे हुए हैं। और हब रिवर जो कि हब बलूचिस्तान से जो रास्ता जा रहा है और जो नॉर्दर्न बाईपास रास्ता जो जा रहा है, दोनों मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हैं। इससे आने की आमद रफ्त बंद हो चुकी है। ताहम एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी हो तो वहां से वो गाड़ियां गुजर सकती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइटिंग का मसला है थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर तमाम मुजाहिरीन ने नमाज मगरिब और नमाज इशा भी अदा की और कल जो है ये नमाज जुम्मा भी अदा करेंगे। ताहम बात की जाए सिंध की, तो सिंध में 4 मुकामात पर धरना जारी है, जिसमें लाड़काना, सक्कर, समझ दीगर इलाके शामिल है। तहाँ इसके साथ साथ पाकिस्तान में मुल्क भर में 15 मुकामात पर ये धरना दिया जा रहा है। जबकि राशि सुमरो जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि 30 मुकामात हैं, कराची से गिलगित तक 30 मुकामात पर धरना दिया जा रहा है। और बात की जाए गुड करियर जो होते हैं, जो ट्रालर हैं, कंटेनर हैं, उनकी लंबी कतारें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी करके ये बैठ गए हैं। लेकिन जो आवाम है वो भी थोड़े बहुत परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेट रास्ता उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस है उससे माली पुल पे ही रास्ता ब्लॉक कर दिया है किसी भी गाड़ी जाने के लिए, जबकि वो मुशर्रफ कट से नॉर्दर्न बाईपास पर लेकर आते हैं ताकि वो वहां से डाइवर्जन दे सकें। लेकिन JUIF की जानिब से कहा यह जा रहा है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके कायदीन अगला स्टेप नहीं बताएंगे। और पहला प्लान ए जो था, उसके बाद जो है प्लान बी इख्तियार किया गया और मौलाना राशिद की जानिब से ये भी कहा गया कि प्लान बी जो है वो प्लान ए से ज्यादा इसलिए खतरनाक है। पहले की एक ही जगह पे ये धरना दिए बैठे थे, लेकिन अब जो है मुल्क भर में जो है इस तरह की जो मेन लिंक रोड हैं जो कि पूरे बैरून सूबाई रास्ते हैं वो इन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। और यकीनी तौर पर मजीद अगर ये धरना अतूल पकड़ता है तो मशीनरी डिस्टर्ब होगी और यकीनन मौलाना की बात हमें सुनना पड़ेगी। शुजात, मुझे ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से क्या कोई मज़ाहमत या इसको क्लियर कराने की कोई कोशिश की गई है या बिल्कुल इनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया है? लोडिंग की गाड़ियां हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन की जाती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, कंटेनर्स हैं, फिर पूरी आपकी जो तिजारत है, ट्रेड है, वो मुतासर हो रही है। किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं दी गई है जो इस धरने में शामिल लोग हैं उनको, या रोड क्लियर कराने की कोई कोशिश नहीं की गई है? अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। पुरअमन तौर पर सारे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है और जो एम्बुलेंसेस हैं या कोई इमरजेंसी में है तो उसको जाने की जरूर इजाजत दी जा रही है।
क्योंकि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कोई खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है पुलिस को। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो जो है उन्होंने कौमी तराने पर जो है खड़े होकर कौमी तराना भी पढ़ा मुजाहिरीन ने नमाज मगरिब से पहले, और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जो है खराज तहसीन पेश करते रहे। वो वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि हम पाक फौज के साथ हैं, तमाम अफवाज के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो अपना इस्तीफा दें या फिर तमाम असम्बलियां तहलील करें। उस वक्त तक हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि काफी पुरअमन अंदाज में ये धरना जारी है, लेकिन अगर ये धरना तूल पकड़ता है तो यकीनी तौर पर मईशत को भी नुकसान होगा, जो ट्रेड है वो भी रुक जाएगी, उसमें भी रुकावटें पैदा होंगी। तो यकीनी तौर पर आगे जाके इसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी देखने में आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, देखना ये होगा कि जो तिजारत है या ट्रेड है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का राब्ता जो है वो सिंध से मुनक़ता हो गया है, क्योंकि ये जो धरना हब रिवर रोड पे इस वक्त मौजूद है उसकी वजह से सिर्फ एमरजेंसी की जो गाड़ियां हैं, यानी पुलिस या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, या फिर एम्बुलेंसेस जो है वो गुजर सकती हैं। तो इस वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी है। कमर्शियल जितने कंटेनर्स हैं वो तमाम उनकी लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं नहीं, ये जो तिजारत का सामान ले जाया जाता है इसमें एक बड़ी तादाद ट्रॉलर्स की और कंटेनर्स की मौजूद होती है। तो अगर 1 घंटे के लिए भी ट्रैफिक रुकता है तो इनकी लंबी कतारें लग जाती हैं। आप सोचें कि अगर इस तरीके से एक दिन और गुजरता है तो फिर ट्रैफिक की क्या पोजीशन होगी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप समी सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम समी सवाती साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जनाब। सर ये बताइएगा कि ये जो यानी ख़ास तौर पे ब्लॉकेड्स या प्लान बी जिस पे अब अमल किया जा रहा है, तो सर इसको मज़ीद मकामात पे बढ़ाया जाएगा या ये जो आपकी जानिब से 30 मकामात कहे जा रहे हैं सिर्फ इन्हीं पे कंटेन किया जाएगा और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? देखिए, मैं अर्ज करता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह कल ऐलान किया था प्लान बी का, और उसके पहले मरहले में ये जो हमारे 30 पॉइंट्स थे इस पर जो है वो मुकम्मल ब्लॉकेज है। और इसके बाद जैसे हमारे पास हब रिवर रोड है कराची में, सिंध बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो इसको हमने आगे जमाती जो सूबाई हमारी जमात है वो उस पर बैठनी है कल इंशाल्लाह, और ये देखना है कि मजीद कौन से मकामात ऐसे हैं जो सिंध बलूचिस्तान या सिंध पंजाब में मजीद जो है जहाँ से लिंक रास्ते हैं उसको टच करते हैं, या वहाँ दाखिली रास्ते हैं उसको रोकने के लिए ही हो सकता है कि हिकमत अमली बनाई जाए। अच्छा समी सवाती साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि इससे तिजारत को, मईशत को बहुत नुकसान पहुंचेगा? ख़ास तौर पे जो ट्रेड है वो इस वक्त उसका रास्ता पूरी तरह रुक गया है, तो मुल्क की सर मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? गुजारिश ये है कि देखें, हमने तो रोज अव्वल से कहा है, जब से मौजूदा हुकूमत आई है तो हमारी मईशत वैसे ही जवाल पजीर है। आप अगर आएंगे हमारे इन कैंप्स में देखेंगे तो हमारे पास ताजिर बिरादरी है, हमारे पास वो दुकानदार हैं छोटे छोटे जो अपने कारोबार बंद करके यहाँ पर हमारे साथ इन कैंप के अंदर बैठ के धरना और ये ब्लॉकेज में शरीक हैं। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी चाबियां तक हमारे पास जमा कराई हुई हैं कि जी जब आप बोलेंगे, जब हम गाड़ियां चलाएंगे, हम इस हुकूमत से जो है बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। तो ये एक बेजारी का आलम है। यकीनन ये एक तकलीफदा अमल है, लेकिन चूंकि हमारा प्लान ए जो आज़ादी मार्च था उससे हमने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो है कोई ऐसा तासुर ना जाए कि अवामी हलकों को किसी किस्म की परेशानी हो। बड़े पुरअमन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, मीडिया ने दिखाया, दुनिया ने देखा। अब ये जो मरहला है इसमें हमने ये किया है कि जो मेन सिटी एरियाज जो हैं उनको हम मुतासिर नहीं करने दे रहे हैं, और ना हमारे कारकुन कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे मेन सिटी एरिया किसी शहर का पूरे पाकिस्तान में कोई मुतासिर हुआ हो। इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो सूबाई रास्ते हैं, जो दाखिली एक सूबे का दूसरे से जो रास्ता है उस पर किसी हद तक जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पूरी जो कौम है इस वक्त बेजार हो चुकी है। खुद हमारे साथ मीडिया जो है वो इस हवाले से आप खुद देखें कि मीडिया पर कितनी जो है इस हवाले से
जबरी बरतरकियां और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम समझते हैं कि तमाम इदारे इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम कौम की आवाज बन रही है और तमाम वो ताजर तबका, ट्रांसपोर्टर, ये सारे इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि धरने के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको तरजीही प्रायोरिटी बुनियाद पे हम खुद जाकर निकाल के लाते हैं उस ट्रैफिक जाम से। और इसी तरह से कोई बारात गुजरती है, जनाजा गुजरता है और इसी तरह से खवातीन का गुजर होता है, फैमिलीज होती हैं बच्चों के साथ, तो उनको हम खुद निकाल रहे होते हैं। ठीक। तो ये चीजें हम खुद जो है इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना मस्बत से मस्बत हो, कम से कम तकलीफ हो, वो हमारी कोशिश बहरहाल है। सर ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने लाताल्लुकी का भी इजहार किया कि प्लान बी से हमारा ताल्लुक नहीं है और हम इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाईवेज को या ऐसी जो शहरग हैं पाकिस्तान की जो शाहराहें उनको ब्लॉक किया जाए। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किस हद तक ताउन हासिल है इस प्लान बी में? देखें, प्लान बी में जो हमारे पास जितनी भी सियासी जमातें उस वक्त थी, अखलाकी तावन जिस तरह उनका प्लान ए में शामिल था, इसी तरह से प्लान बी में भी है। जिस तरह आपको मालूम होगा कि आज़ादी मार्च के प्लान ए में जो इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च हुआ, 14 दिन वहां पर बैठक हुई, उस बैठक के अंदर हमारे साथ जो है बाकी तंजीमों के कारकुन शरीक नहीं थे, उनकी क़ियादत आती रही है, उनका एक अखलाकी तावन हमें आखिरी रोज तक हासिल रहा। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का ये फैसला था कि हम प्लान बी की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मौसर बनाया जाए। तो हमने चूंकि अमन अपने हाथ में नहीं लिया, हमने अभी तक जो है कोई आज सुबह 2 बजे से और सिंध में जैकबाबाद के जो सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर है वो कल दिन 2 बजे से ब्लॉक है, लेकिन अभी तक मामूली सी कोई खराश की बात नहीं है ये कि किसी गाड़ी का शीशा टूटा हो या किसी गाड़ी को मामूली सा नुकसान पहुंचाया गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का जो राइट है उसे इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हुकूमत जो है फिल फौर जो है वो मुस्ताफी हो और जो अवाम जिस बेदारी का इजहार कर रहे हैं हम उस अवामी आवाज को जो है वो कौम तक पहुंचे। समी साहब, एक जो आम राय कायम की जा रही है ना वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल आपको सपोर्ट भी हासिल है, इसके अलावा धरने के जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो भी इन पार्टीज़ की तरफ से आ रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि बेसिकली मौलाना साहब को ये 2 पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए, यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ख़ास तौर पे रिलीफ दिलवाने के लिए, हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए। असल जो पीछे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो ये 2 पार्टियां हैं और मौलाना साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये एक लतीफ़ा तो हो सकता है, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। हमने 14 दिन इस्लामाबाद के अंदर और कराची से अगर आप गिनती करें तो तकरीबन ये 18 दिन बनते हैं। इन 18 दिनों में हमारे एक आम कारकुन ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन खुद की है, अपनी जो है अपना लंच खुद किया, अपना डिनर खुद किया है, अपना नाश्ता खुद किया है और इवन यहाँ तक कि वहाँ पर जिन खेमों में वो रहे हैं 14 दिन, उन खेमों तक की खरीदारी उन्होंने खुद की है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम उस लेवल की जमात नहीं है कि जो दूसरों के इशारों पर चले। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि इन जमातों का अखलाकी ताउन हमें जरूर हासिल रहा, लेकिन ये कोई नहीं साबित कर सकता कि 10 लोगों का लंच भी इन जमातों की तरफ से हमारी जमात के चंद कारकुनान को दिया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर, अगर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को रिलीफ दे देती है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपसे इस प्लान बी को ख़त्म करने का कहती है, तो क्या मौलाना साहब ये बात मान के इस अपने प्लान बी को भी ख़त्म कर देंगे? देखें, हमारा उनको रिलीफ देने से कोई हमारे इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब 22 करोड़ आवाम की बात कर रहे होते हैं तो उन 22 करोड़ में अगर आसिफ जरदारी साहब आते हैं या मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उनको हमारे एहतजाज से कोई रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बेसिकली ये अवामी इशूज हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किस बुनियाद पर इन अवामी इशूज से तवज्जो हटाकर इसको जो है किसी सियासी लीडर के लिए जो है वो ताउन का बाइस बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक ऐसी कोई तहरीक नहीं है। हमारी क़यादत खुद पेश रही है, खुद अकरम दुर्रानी साहब जो है वो पेश रहे हैं नेब के हवाले से जब भी उनकी तलबी हुई है, जहाँ एक मनगढ़ंत किस्म के केसेस उन पर रोके गए थे। तो
कहने का मकसद ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस तरह की चीजों से अपने आप को एक किनारे पर रखकर खालिसतन अवामी इशूज की सियासत कर रही है। और इस वक्त जो है अवाम हमारे साथ है, और आपने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक देखा कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल कर आई है। सर, आपके धरने में शामिल लोगों से जब इंटरव्यूज़ किए गए हैं या जो क्लिप्स मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सर उसमें बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि धरना क्यों दिया जा रहा है, इसके मकासद क्या हैं। आपके धरने में शरीक ज़रूर थे, पूरी फैमिलीज अपने ख़ानदान के साथ शरीक थे, लेकिन उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी कि धरना क्यों दिया जा रहा है, क्या मकसद है, क्या मतलब क्यों हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है और इस धरने से क्या मकसद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो सर, क्या जो लोग आपके धरने में शरीक हैं उनको इस बात का शऊर है कि इस धरने से क्या हासिल किया जाएगा? सर, मैं नहीं समझता कि आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं। मुझे अगर आप कोई सिंगल वर्ड के अंदर जो कि हमारे किसी कारकुन ने ऐसी बात की, अगर आप मुझे कोई दिखा सकें तो मैं मान सकूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितना शऊर हमारे कारकुन को हासिल है, मैं समझता हूं कि हमारा हर कारकुन जब भी मीडिया उसके सामने आया, उसने वो सारी जो हमारी बुनियादी नुकात हैं जिस पर हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उन तमाम नुकात को वो यूं अजबर किए हैं गोया कोई वो अपने इलाके की उम्मीदवार से कम ना हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितना शऊर हमारे कारकुन को हासिल है वो किसी और को नहीं है। आपने इस्लामाबाद में देखा कि हमने 2014 में भी देखा कि जहां बड़े बड़े ऑफिसर्स को घसीटने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर को जो है अपने हाथों में लेने की कोशिश की गई, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी। अगर हमारा वर्कर लाशऊर होता तो कम से कम लाशऊरी के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर को तो कम से कम अपने हाथ में लेने की कोशिश करता। लेकिन ये आप इस्लामाबाद इंतजामिया से, पिंडी इंतजामिया से और पूरे पाकिस्तान जिन राहों से ये गुजरी है आजादी मार्च कारवान, आप उनसे पूछे कि इनका रवैया आने वाले लोगों से और इंतजामिया से किस तरह से पेश रहा। समी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज़ादी मार्च में जो शुरका थे और मुख्तलिफ झंडे भी उठाए हुए थे, आपकी पार्टी के झंडों के साथ साथ अफगानिस्तान का झंडा, तालिबान के झंडे होना, मतलब सर ये भी कहा जा रहा है कि आपको क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट जो है वो भी हासिल है और इस धरने में एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की या तालिबान की भी है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसका मौलाना साहब ने खुद जवाब दिया था कि जब आप पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को वेलकम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अफगानी यहाँ पर सिटीजन हैं, इधर रहते हैं, तो अगर किसी ने कोई झंडा, एक झंडा वहां पर लहराया हो और वो किस नीयत से लहराया हो, इसका जो आजादी मार्च की इंतजामिया थी उसकी नॉलेज में भी नहीं था। पार्किंग एरिया के अंदर था, बिलफर्ज लहरा भी दिया जाता है। तो यहाँ तो हमारे इस्लामाबाद की शाहराहों पर इंडिया के जो मैप थे वो तक आवेदन किए गए, तो फिर उन चीजों को किस दावी में लिया जाएगा? सर, लेकिन आपकी आला क़यादत को इस बात का इल्म था कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, झंडे लेके आए हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जितने लोग आए थे, हम NIC होल्डर्स को लेकर आए थे और इस आजादी मार्च में शिरकत का जो बुनियादी एक शर्त थी, वो शर्त ही यही थी कि जो शनाख्ती कार्ड होल्डर्स होंगे वही इसमें शिरकत के अहल होंगे। अच्छा, तो यानी सर बाकायदा मतलब उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए थे? जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल से जब हमारी गाड़ियों में ये लोग बैठकर आए हैं तो उन लोगों को सख्ती से उतारा गया जो किसी वजह से कम उम्र थे या किसी वजह से शनाख्ती कार्ड नहीं रखते थे। बाकायदा हर साथी का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उनके पास था और यहाँ आए थे। लेकिन सर, वैसे आप बजाते खुद ज़ाती तौर पे ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के आज़ादी मार्च में अफगानिस्तान का झंडा लहराना या तालिबान के झंडे बुलंद करना ये कोई एक आप पाकिस्तान के झंडों की बात कर लें ना जनाब जी, आप पाकिस्तान के झंडों की बात कर ले, आप JUI के फ्लैग की बात कर ले। मैंने आपको कहा कि एक फ्लैग था और उस एक फ्लैग को मैं अगर कहूं कि किसी और की साजिश हो सकती है, तो जबकि इंतजामिया की तरफ से नहीं लहराया गया ना, स्टेज की तरफ से लहराया गया, पार्किंग एरिया में नजर आया, और अगर नजर भी आ गया तो यहाँ आप उन तालिबान को वेलकम कर रहे हैं, आपके वज़रा उनको जो है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इसका कोई मनफी मतलब लेना चाहिए। एक चीज थी और वो रफा भी हो गई थी वक्त के साथ। सर, अभी बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, इस वक्त कितने दिन के लिए ये प्लान बी जो है इसका मतलब प्लान किया गया है, यानी अब कितने दिन तक आप इस प्लान बी पे अमल करते रहेंगे जब तक कि कोई और सेकंड इंस्ट्रक्शंस नहीं आती?
देखें, जितनी जगह पे भी ब्लॉकेज है, कराची से लेके चतराल तक, शायरा रेशम तक, जितनी जगह भी ब्लॉकेज है, और इवन अगर पूरे इंटीरियर सिंध की बात की जाए, इनमें 5 जगह जो है वो हमारे बॉर्डर पर जो है वो ब्लॉकेज है। तो इन तमाम मकामात की कल जुम्मे के बाद जो इजलास है उसमें ये फैसला होना है कि इसके बाद इसको आगे बरकरार रखना है, इन पॉइंट्स पर रखना है, या किसी मुतबादिल रूट्स पर इनको लेकर जाना है। तो ये इंशाल्लाह कल जुम्मे के बाद इसका फैसला होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समी सवाती साहब, रहनुमा JUIF हमारे साथ मौजूद थे, और इनका कहना यह था कि कल जुमे के इज्तिमात के बाद जो है इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया इस धरने को इसी मकाम पे मज़ीद मतलब रखा जाता है, या फिर यह है कि इसके जो इसका मकाम है उसको तब्दील कर दिया जाता है, या मज़ीद और नए मकामात पर इसे मुंतकिल किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे गिरां फरोशी के हवाले से। इस वक्त शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सब्ज़ियाँ बहुत ही महंगे दामों बेची जा रही हैं। दूध की बात करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। शाय खुरनोश की कीमतें जो है वो आसमान तक पहुँचती नज़र आ रही हैं। अगर बुज़रा की बात की जाती है या वफाकी बुज़रा की बात की जाती है तो वो इस बात से लाइल्म है, बल्कि कहा जाता है कि कराची में तो सब्ज़ी बड़ी सस्ती मिल रही है। नाज़रीन, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो कुछ क्लिप्स चल रही हैं उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कराची की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे शायद सब्ज़ी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते ये सब्ज़ी सैकड़ों रुपए तक कैसे पहुँच जाती है, ये लोग ये बात समझने से कासिर हैं। इसी हवाले से आज कमिश्नर हाउस में एक आला सतह का इजलास भी हुआ है, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की है, और इस इजलास में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि शहर में गिरां फरोशी जो जारी है उसकी रोकथाम की जाए। फौरी तौर पे जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए, यानी एक जामे मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया है। माजी में भी इस किस्म के इजलास होते रहे हैं, मुहिम भी चलती रही है। प्राइस कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कमिश्नर कराची से के ऑफिस से, यानी कमिश्नर हाउस से जो लिस्ट निकलती है, अगर आप उस लिस्ट पे नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई मजाक की बात लिखी हुई है। जो उसमें रेट्स लिखे होते हैं, जो कि कमिश्नर कराची या उनकी टीम तमाम सारिफीन को उस रेट्स पर चीज़ें दिलवाने की पाबंद है, लेकिन फिर भी इसकी पासदारी कोई नहीं करता। ये रेट लिस्ट जो है ये बस महज वेबसाइट पे अब आने लगी है, मार्केट्स में अब शायद इसकी हार्ड कॉपी भी मौजूद नहीं होती, और इसको इन्फोर्स कराने वाला या इस पर अमल दरामद कराने वाला अमला बिल्कुल गायब है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल हसन, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिलाल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है गिरा फरोशी के हवाले से, तो सर क्या फ़ैसला किया गया इसमें? किस तरह से मुहिम चलाई जाएगी? किस तरह लोगों को ये जो अशिया खुरोनोश है ये अर्ज़ा कीमतों पर फराहम की जाएगी? जी देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि अशिया खुरोनोश की जो बात हो रही है, ये तो आप हमें पता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक कंट्रोलर जनरल प्राइसेस जो कि कमिश्नर कराची हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कराची शहर के अंदर जितने भी अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों को तयन करने के साथ साथ उनको उसके सरकारी नस्बत करने का पाबंदी बनाता है, जिसके लिए 6 अजला है, 6 अजला के डीसीज, एसीज, मुख्तारकार वो इस काम पर मामूर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त हुकूमत सिंध की तरजीहात में ये नहीं है कि अशिया खुरोनोश की जो कीमतों को तयन जो है वो उस पर संजीदगी से किया जाए, जिसकी वजह से जितने भी अशिया खुरोनोश बेचने वाले लोग हैं, ग्रोसरी आइटम्स बेचने वाले लोग हैं, या दीगर जो भी सरकारी नफ्स जिन पर लागू होता है, वो तमाम के तमाम जो है वो बिल्कुल ही आजाद हैं, और आवाम को जो है वो तमाम की तमाम अशिया खुरोनोश जो है वो अपनी कीमतों को फरोख्त कर रहे हैं। तो लिहाजा आज एक कराची कमिश्नर ऑफिस में एक आला सतही इजलास हुआ था,
इस हालत है कि इजलास में कमिश्नर कराची की सदारत में के तमाम अजला के डीसीज, एडीसीज और एसीज ने शिरकत की थी और मुतालिका दीगर अदारों के लोग भी मौजूद थे। और इसमें इस बात का कमिश्नर कराची ने तायुन किया और हिदायत फरमाई है तमाम डीसीज को और मुतालिका इदारों को कि एक तो तजावजात और दूसरे वो अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से जो है वो सख्ती की जाए और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो छापे मार के या जो भी जुर्माने होते हैं या जो भी तरीकाकार होगा उसकी रिपोर्ट जो है जमा कराई जाए। अब ये सूरत हाल आज तक की जो है वो यही है कि पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पर जिस तरह सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात चल रही है कि इसमें टोटली कसूरवार जो है नेचुरली जो है हमारी अपनी इंतजामिया ही को ठहराया जा सकता है। जी मुझे ये भी बताइएगा बिलाल हसन कि ये जो कीमतें हैं जो कि इस वक्त रिटेल प्राइसेस आम मार्केट में कोट की जा रही हैं और अगर हम इनका मवाजना करते हैं कमिश्नर कराची की डेली लिस्ट से, तो कोई कमिश्नर कराची की डेली लिस्ट में कोई चेंजेस की गई हैं या जिस तरह हमें टमाटर 240, 260, 280 रुपए किलो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है, या मटर की बात की जाए तो 180, 200, 220 रुपए किलो मटर फ़रोख्त की जा रही है। इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कमिश्नर हाउस से जारी करदा लिस्ट में क्या दी गई हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बात यह है कि जो कमिश्नर कराची के लिस्ट के हवाले से आपने बात की है, तो मौजूदा जो कमिश्नर है इफ्तिखार शलवानी साहब, इनके आने से कल तक तो लिस्टें जो है बाकायदा तौर पर प्रिंट होती थी और प्रिंट होकर मार्केटों में जो है वो तकसीम की जाती थी बाय कॉस्ट, 510 रुपए की लिस्ट बिकती थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी के आने के बाद जो है ये लिस्टें जो है इसकी प्रिंटिंग जो है बंद हो चुकी है। इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है, बल्कि एक वेबसाइट है कमिश्नर कराची की, उस वेबसाइट पे जो है ये तमाम की तमाम जो है नक्श मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता वो इन वेबसाइट्स को देखने की जहमत ना करता है और ना ही उसे इसके जो मैकेनिज्म है उसका पता है। तो लिहाजा जब प्रिंट होकर जब लिस्टें नहीं आती मार्केट में, तो जो भी अशिया खुरनोश बेचने वाले लोग हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए कि अवाम को नहीं पता होता कि सरकार के जो नर्ख है वो क्या है। जब सरकार के नर्ख आम आवाम को नहीं मालूम होते तो वो किस तरह बहस करेंगे एक दुकानदार से या एक अशिया खुरनोश फरोख्त वालों से। सबसे बड़ा जो गैप है वो यही गैप है। इसके हवाले से कमिश्नर कराची से 12 मरतबा हमने भी इस्तदा की है कि आप इसको प्रिंट करें। तो सवाल है कि उनका कहना यह है कि माजी में ये जो लिस्टें छपती थी इन लिस्टों में काफी घपले होते थे, तो उस करप्शन की वजह से उन्होंने ये लिस्टें प्रिंट करना बंद कर दिया, वेबसाइट दे दिया। अब वेबसाइट पर लोग देखते नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीजों की वजह से ये तमाम खराबियां पैदा हो रही हैं। लेकिन जो सरकार का रेट है उसमें तो टमाटर के रेट जो है वो 70 से 80 रुपए किलो है, लेकिन मार्केट में 280 रुपए बिक रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि जो कि अवाम के साथ एक मजाक किया जा रहा है। जी बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि कराची की सब्जी मंडी जो है वहाँ पे यानी अशिया खुरनोश या सब्जियों की कीमतें या फ्रूट्स की कीमतें कुछ और हैं और यही फल या यही सब्जियां जो हैं शहर में रिटेल प्राइस के तौर पे बहुत ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कीमतें इसकी वसूल की जा रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि सब्जी मंडी में सब्जियों की या फलों की कीमत बहुत कम है अगर उसका मवाजना किया जाए शहर में बिकने वाले रेट्स के हिसाब से? जी बिल्कुल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि जब वहां पर फ्रूट्स की या सब्जियों की फरोख्त होती है या नीलामी होती है तो बीच में जो होलसेलर होता है वो होलसेलर वो चीजें खरीद कर और फिर वो मार्केट में सप्लाई करता है। इसलिए कि एक आम दुकानदार जो है वो मनों के हिसाब से चीज नहीं खरीदता, वो किलो के हिसाब से चीज खरीदता है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो लाजमी सी बात है कि जब नीलामी होती है, नीलामी जो है वो मन के हिसाब से होती है, तो वो मन में वो नहीं लेते। बीच में जो होलसेलर्स होते हैं वो होलसेलर वो ये तमाम चीजें जो है वो खरीद कर और वो अपनी मनमानी कीमतों पे जो है सब्जी फरोशों को या फल फरोशों को फरोख्त करते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐड हो जाती हैं जिनमें कि लोडिंग है, इसके बाद गाड़ी का किराया है। फिर बदकिस्मती की बात यह है कि जब वो तमाम चीजें सड़कों पे आती हैं तो सड़कों पे पुलिस वालों को भी नजराने देने पड़ते हैं। उस पुलिस वालों को नजराने देने के बाद और फिर उसके बाद जो फरोख्त कुरिंदा है वो अपने प्रॉफिट या मुनाफा को शामिल करने के बाद जो है वो इसकी कीमतें जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा
निजाम जो है कुछ इसमें इतनी खामियां है कि इस निजाम में खामियां की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो खराब हो रही हैं। होलसेल मार्केट में, सब्जी मंडी में इस बात को पाबंद किया गया था कि ज़ियाउल हक के दौर में जब ये बचत बाजार की मार्केटें कायम हुई थी तो उसमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इस बचत बाजार की मार्केट में डायरेक्ट जो ग्रोअर है, यानी कि जो भी आड़ती है या ग्रोअर है, वो अपनी चीजें लाके यहाँ फरोख्त करेगा, जिसकी वजह से आवाम को सस्ती चीजें मिलती। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि यहाँ मंडी में ही, क्योंकि कराची एक करोड़ की आबादी मंडी है, उसमें बदकिस्मती की बात है एक मंडी है, जबकि कराची शहर में इस वक्त 2 मंडी की मजीद जरूरत है। अगर इन मंडियों की तादाद बढ़ जाती है तो यकीनी तौर पर जो ये ग्राहक फरोशी है, जो सब्जी मंडी से सब्जियां हैं या फल वगैरह जो फरोख्त करने का सिलसिला, इसके अंदर जो है कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है। ये बारहा हुकूमत को भी बताई गई, हुकूमत के प्लानिंग में भी है, लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने की वजह से तमाम जो है मसाइल खड़े हो रहे हैं। जी बिलाल साहब, ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने जो ये इजलास किया है, इसमें किस तरह मुहिम चलाने का फैसला किया गया है? अगर आप स्टाफ की बात करते हैं तो जो अमला है वो तो इस वक्त उसकी तादाद ही इतनी नहीं है कि वो शहर की 1 या 2 मार्केटों में भी जाके कोई खातिर ख्वाह मुहिम चला सके। पूरे शहर में किस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि नेचुरली 6 अजला है हमारे पास, 32 सब डिवीजन है जो कमिश्नर कराची की सब डिवीजन है, जिसमें सब डिवीजन में मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में मिसाल के तौर पर गुलबर्ग का इलाका है, गुलशन इकबाल का इलाका, ये सब डिवीजन है। सब डिवीजन है 6 अजला में तक 32 सब डिवीजन है। 32 सब डिवीजन में 32 असिस्टेंट कमिश्नर है और तकरीबन 32 मुख्तार कार हैं, तो ये टोटल मिलकर हो गए 64 अफराद। अब ये 64 अफराद जो होते हैं तो इनके ऊपर हुकूमत ने सिर्फ गिराफरोशियों को चेक करने के अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी आयद की हुई हैं, जिनमें कि पोलियो की मुहिम भी चलाना है, इसके अलावा एड्स की बीमारी होती है उसके लिए चलाना है, इसका तजाज़ात के भी देखने हैं उनको बहुत सारे और भी काम, रेवेन्यू के काम होते हैं। तो इनका कहना ये होता है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन ये सिर्फ गिराफरोशों के खिलाफ जो है ये मार्केट में जाते हैं और अपनी मखसूस जगहों पे जाते हैं। बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर कुछ करप्शन भी है। इसमें करप्शन भी ये है कि इसमें कहते हैं कि दुकानदार जब सरकार के नक्श पे चीजें नहीं फरोख्त कर रहा होता है तो सरकारी अफसर उसे ब्लैकमेल करता है और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से दुकानदार जो है उनके हफ्ता या महीना बांध देता है, जिसकी वजह से जो आवाम है वो पिसते हैं और उन्हें सस्ती चीजें नहीं मिलती। तो लिहाजा जो भी ये कार्रवाई करने, जितने भी लोग बाहर भेजने, बात यही है कि जो भी इनके एहलकार हैं, अफसरान हैं सरकारी, उनके भी चेक बैलेंस रखना चाहिए कि क्या वो उनके जाने की वजह से मार्केट में दुकानदारों को खौफ पैदा क्यों नहीं होता। तो जब तक के खौफ पैदा नहीं होगा उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा तादाद तो बहुत कम है और कराची में मार्केट भी सब डिवीजन से बहुत ज्यादा है, तो इसके में भी हुकूमत को काम करना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है बिल्कुल इस तरह कोई तवज्जो नहीं है और तमाम काम जो है वो एक नुमाइशी तौर पर जो चल रहा है, जब मीडिया में और सोशल मीडिया में इसके हवाले से जब बहुत ज्यादा शोर भागा होता है तो उस पे जाकर जो है हुकूमत को कुछ एहसास होता है कि जानिब तवज्जो देनी चाहिए। तो लिहाजा इसी हवाले से आज आला सतही इजलास हुआ था और ये इजलास में इसलिए भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक डायरेक्शन दी गई थी तजाज़ात और गिराफरोशी के हवाले से, तो उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। तो लिहाजा इसके हवाले से भी बात हुई है। बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि क्या बिल बोर्ड्स, ये जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, इसके हवाले से भी इस इजलास में बात हुई है? देखिए जी, इसमें बिल बोर्ड की खास तौर पर तो बात नहीं हुई, लेकिन इसमें तजाज़ात के हवाले से कुछ बात हुई है, जिसमें तजाज़ात में तमाम चीजें आ जाती हैं, जिनमें कि फुटपाथ पे भी है, दुकानों के सामने बिल बोर्ड्स भी हैं और दीगर तमाम चीजें। तो इन तमाम चीजों जो है उनको मिलाकर उन्होंने तजाज़ात का नाम दिया कि इसके हवाले से उन्होंने कुछ ना कुछ काम दिखाना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आइंदा जो कराची रजिस्ट्री में जो भी पेशी होगी या जो भी अदालत मिलेगी तो उसमें जजों को मुतमईन किया जा सके। मेरा ये आवाम का भी और हमारा भी यही ख्याल है कि सब एक रूटीन की पॉलिसी है, इसमें आवाम की हमदर्दी या आवाम से हमदर्दी करने की कोई बात नहीं है। ये एक रूटीन की सारे इजलास होते हैं और इस इजलास में जितने फैसले होते हैं उन पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि माजी की तरह अभी भी अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि ये इजलास अपनी जगह, लेकिन इस मुहिम को या ये जो अशिया खुरनोश के जो निर्ख हैं जो कि बहुत आसमान पर जाते चले जा रहे हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? आया वाकई छापे मारे जाते हैं, टीम्स बनाई जाती है, या सिर्फ महज इजलास की हद तक और ज़बानी जमा खर्च या कागजात में सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक ही ये चीज़ें महदूद रहती हैं? नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।